भाषा शिक्षण उपागम। उपागम शब्द का अर्थ क्या है? उपागम मूल रूप से शिक्षण की प्रणाली को कहते हैं। शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित बनाने के लिए अनेक प्रकार की तकनीकें अपनाई जाती है। एक उपागम शिक्षण विधियों को जन्म देता है। कुछ सिखाने का तरीका जो सीखने वाले की मदद के लिए कक्षा की गतिविधियों या तकनीकों का उपयोग करता है, वो उपागम की श्रेणी में आता है। शिक्षण विधियाँ उपागम पर आधारित है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग प्रथम बार इस उपागम का प्रयोग NCERT के पाठ्यक्रम में किया गया था। वर्तमान में इसी NCERT उपागम के कुल 3 चरण हैं। अदा, प्रक्रिया, पदा। अदा यानी कि निविष्ट, ना मतलब निवेश करना, ब मतलब बाहर निकालना। यह शब्द चेंज भी कर सकता है, किंतु इंग्लिश वाले चेंज नहीं होंगे। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ठीक है। उद्देश्यों की पहचान करना, विभिन्न अध्यापन प्रक्रियाएं करवाना और व्यवहार में परिवर्तन मौखिक एवं लिखित प्रश्नों के माध्यम से। उपागम का सार, पूरा सार क्या है देख लेते हैं, ठीक है। हार्वर्ड उपागम 1858 में अमेरिका में जन्मदाता फ्रेडरिक हार्वर्ड, ठीक है। उद्देश्य क्या है? क्रमिक विकास का अध्ययन है। परियोजनावादी उपागम 1918 अमेरिका में किलपैट्रिक, क्रियात्मक कौशल का विकास। चक्रीय उपागम 1926 कनाडा में, क्या कनाडा चक्कर खावे, मॉरिसन, क्लेब मॉरिसन इकाई योजना का निर्माण। मूल्यांकन उपागम 1956 अमेरिका में BS ब्लूम, भौतिक विकास। NCERT या भारतीय उपागम 1961 में संस्था के द्वारा दैनिक पाठ योजना का निर्माण। और मूल्यांकन उपागम के सहयोगी मॉरिसन और हर्बर्ट स्पेंसर है। हर्बर्ट उपागम क्या है पूरा जान लेते हैं। हर्बर्ट पंचपदीय विधि। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हर्बर्ट के सिद्धांतों के आधार पर उनके शिष्य ने 5 चरणों या पदों में अध्यापन करने की एक प्रक्रिया का शुद्धपात किया, जिसे हर्बर्टीय विधि कहा जाता है। ये एक प्राचीन शिक्षण विधि है। 1898 में अमेरिका में विकास हुआ। इस विधि के जन्मदाता जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट है। जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट। यह पाठ योजना केंद्रित विधि है। हर्बर्ट ने विधि के 4 पद बताए: स्पष्टता, संबंधता, व्यवस्था, विधि। इसके बाद इसके शिष्य जिल्लर ने स्पष्टता को 2 भागों में बांटा: प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण। इसके एक शिष्य राइन ने भी इस प्रस्ताव में प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण के बीच उद्देश्य कथन जोड़ दिया। हर्बर्ट के शिष्यों द्वारा हर्बर्टीय पंचपदीय विधि को बताया गया। सबसे पहले प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, संबंध, सामान्यीकरण और प्रयोग। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, प्रयोग। प्रस्तावना क्या है? विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का पता लगाना हेतु। प्रस्तुतिकरण, नवीन ज्ञान को प्रस्तुत करना। तुलना, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की तुलना करना। सामान्यीकरण क्या है? उदाहरणों के माध्यम से नियमों को समझाना। और प्रयोग है, छात्रों को गृह कार्य दिया जाता है। विधि के गुण: बाल केंद्रित विधि है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, शिक्षक की भूलों को कम करती है। इस विधि के द्वारा क्रमिक ज्ञान दिया जाता है। विधि के दोष: गणित, विज्ञान, भूगोल आदि विषयों के लिए उपयुक्त है, परंतु हिंदी विषय के लिए उपयुक्त नहीं है। परियोजना नहीं, हर्बर्टीय उपागम इससे रसानुगति नहीं होती है। ये नीरस विधि है, समय अधिक लगता है। मूल्यांकन उपागम: इस उपागम का निर्माण 1967 में अमेरिका में हुआ। जन्मदाता BS ब्लूम, सहयोगी मॉरिसन और हर्बर्ट स्पेंसर। मुख्य उद्देश्य बौद्धिक विकास। ब्लूम महोदय ने स्पष्ट किया है कि शिक्षण लक्ष्यों का प्रत्यक्ष संबंध सीखने के उद्देश्य से होता है। सीखने का अर्थ व्यवहार में परिवर्तन है। सीखने का अर्थ क्या है? व्यवहार में परिवर्तन।
उन्होंने व्यवहार परिवर्तन को 3 भागों में बांटा: ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। मूल्यांकन उपागम के पद सोपान: ज्ञान, समझ, अवबोध, उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। मूल्यांकन उपागम के सोपान 6: ज्ञान, बोध, उपयोग। ज्ञान, बोध, उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ज्ञान, बोध, उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ज्ञान, अवबोध, उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। चक्रीय उपागम: इस उपागम का निर्माण 1926 में कनाडा में हुआ और प्रवर्तक हेनरी क्लेब मॉरिसन थे। चक्रीय उपागम, चक्री कौन खाता है? मॉरिसन खाता है। और मूल्यांकन उपागम ब्लूम का है, चक्रीय उपागम मॉरिसन का। इस उपागम का निर्माण इकाई योजना के निर्माण और संचालन हेतु बनाया गया था। इस उपागम का निर्माण पंचपदीय उपागम और जॉन डेवी के किलपैट्रिक के परियोजनावादी उपागम पर आधारित करके बनाया। इसमें अध्यापक के द्वारा चक्रीय योजना प्रस्तुत की जाती है। चक्रीय उपागम के चरण: अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, व्यवस्था और व्याख्या। अन्वेषण यानी खोज करना, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण। अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण। चक्रीय उपागम में अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, व्यवस्था और व्याख्या। अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, व्यवस्था और व्याख्या या संगठन और वचन। अन्वेषण का खोज वैसे ही हो जाता है और आत्मीकरण का स्वांगीकरण, व्यवस्था का संगठन और व्याख्या का वचन हो जाता है। वचन मतलब बोलना। प्रयोजनवादी उपागम: इस उपागम का निर्माण 1918 में अमेरिका में हुआ। यह विधि दर्शन शास्त्रियों की देन है। सर्वप्रथम विचार प्रसिद्ध दर्शन शास्त्री जॉन ड्यूई ने प्रस्तुत किया। इस विधि के प्रवर्तक जॉन ड्यूई के शिष्य विलियम किलपैट्रिक को माना जाता है। मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में क्रियात्मक कौशल का विकास करना। किसमें? परियोजनावादी उपागम में। इस उपागम का सर्वाधिक उपयोग इंजीनियरिंग तकनीक क्षेत्रों में किया जाता है। परियोजना के प्रकार: सृजनात्मकता, रचनात्मकता, समस्यात्मक परियोजना, आनंदात्मक परियोजना, अभ्यास परियोजना। परियोजना विधि के पद चरण: नंबर 1, परिस्थिति का निर्माण उत्पन्न करना, परियोजना का चुनाव, उत्पन्न करना, परियोजना की रूपरेखा, कार्यक्रम, योजना का क्रियान्वयन करना, योजना के कार्य का मूल्यांकन करना, योजना का लेखा जोखा लिखना, निष्कर्ष प्रतिवेदन। सबसे पहले परिस्थिति निर्माण करनी है, परियोजना का चुनाव करना है, परियोजना की रूपरेखा, फिर योजना का क्रियान्वयन, फिर मूल्यांकन और लास्ट में निष्कर्ष। परिस्थिति निर्माण, परियोजना का चुनाव, परियोजना की रूपरेखा, योजना का क्रियान्वयन, योजना की मूल्यांकन और योजना का लेखा जोखा। परियोजना विधि के गुण: ये मनोवैज्ञानिक विधि है। यह विधि करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। इस विधि के द्वारा विद्यार्थियों में सामाजिक गुणों का विकास होता है। यह परिश्रम करने की आदत का विकास करती है। यह विधि विद्यार्थी को स्वयं कार्य करने को प्रेरित करती है। परियोजना विधि के दोष: यह अत्यंत लंबी विधि है। इसमें समय धन अधिक लगता है। इसके द्वारा प्रत्येक प्रकरण को नहीं पढ़ाया जा सकता। ये विधि पर आधारित पुस्तकों का अभाव है। इस विधि पर आधारित पुस्तकों का अभाव है। ये विधि छोटी कक्षाओं के लिए भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करने के 2 माध्यम हैं, जिन्हें भाषा शिक्षण के उपागम कहते हैं। पाठ संसर्ग उपागम: जब
जब अध्यापक किसी पाठ का अध्यापन कार्य करता है तब किसी जीवन से संबंधित विषय वस्तु को जोड़कर पढ़ाता है, जिससे विषय वस्तु रुचिकर बन जाती है। इसके अंतर्गत शिक्षक पाठ के माध्यम से भाषा तत्वों का ज्ञान विद्यार्थियों को करवाता है। रचना शिक्षण उपागम। जब किसी रचना का निर्माण किया जाता है तब किसी कला पक्ष एवं भाव पक्ष दोनों को जोड़कर अभिव्यक्ति दी जाती है ताकि सौंदर्य अनुभूति हो सके। रचनात्मक शिक्षण में लिखित और मौखिक रचना के समय उपयुक्त और अनुभुक्त शब्दों का ज्ञान करवाया जाता है ताकि इनका सही समय और सही तरीके से प्रयोग कर सके। भाषा शिक्षण के उपागम। उपागम का शाब्दिक अर्थ पहुंचन, पहुंच, साधन, निकट आना, पद्धति या सोपान। जैसे शिक्षण विधि है वैसे ही उपागम है पहुंच स्थापित करना विद्यार्थी तक। भाषा शिक्षण में उपागम का अर्थ है हिंदी की किसी विद्या का अध्ययन कराते समय स्पष्ट ज्ञान देने की पद्धति का नाम उपागम है। विधि तो पढ़ाने का तरीका है और उपागम का मतलब है स्पष्ट ज्ञान देना। कुछ विद्यालय जगह भी उपागम की संज्ञा देते हैं। कुछ विद्वान परंपरागत विधियों को भी उपागम की संज्ञा देते हैं। हिंदी में विद्वानों ने प्रमुख रूप से रचना उपागम एवं पाठ शिक्षण उपागम को सबसे अधिक महत्व दिया है, क्योंकि ये दोनों उपागम गद्य, पद्य, एकांकी, नाटक और रचना पढ़ाते समय काम आते हैं। हिंदी शिक्षण की परंपरागत शिक्षण विधियां उपागम: गद्य शिक्षण उपागम, पद्य उपागम, नाटक उपागम, कहानी उपागम, रचना उपागम, व्याकरण उपागम, पाठ शिक्षण उपागम। गद्य शिक्षण उपागम। वर्तमान युग गद्य युग है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल कहा जाता है। इस काल में हिंदी गद्य की विविध विधाओं का विकास हुआ। कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखांकी, डायरी, यात्रा, वृत्तचित्र, रेडियो, रूपक, वार्ता, एकांकी, फीचर आदि अनेक विधाएं वर्तमान काल में आकार पा सकी हैं। आधुनिक काल में गद्य का उद्भव और विकास हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी मत है कि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी। अच्छा, गद्य शिक्षण के निम्नलिखित विषय है: साहित्य गद्य पाठ, सांस्कृतिक गद्य पाठ, सामाजिक गद्य पाठ, पर्यावरण गद्य पाठ, जीवन मूल्यों से संबंधित गद्य पाठ, विज्ञान सम्मत गद्य पाठ, लोक जीवन से संपर्क गद्य पाठ, शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठों के प्रकार। शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठ दो प्रकार के होते हैं: गहन पाठ, सूक्ष्म अध्ययन हेतु, धूर्त पाठ, व्यापक अध्ययन हेतु। गहन पाठ सूक्ष्म अध्ययन हेतु, धूर्त पाठ व्यापक अध्ययन हेतु। गद्य पाठ शिक्षण और पाठ विकास के सोपान। सामान्य उद्देश्य: विद्यार्थी शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण कर सकेंगे। विद्यार्थी यति, गति, आरोह अवरोह, विराम चिन्हों, मात्राओं का भी ध्यान रखते हुए पढ़ने की योग्यता विकसित कर सकेंगे। पठितांशों के भाव विचारों को ग्रहण करने तथा प्रकट करने की सामर्थ्य उत्पन्न करता। विद्यार्थियों के शब्द भंडार में अभिवृद्धि करना, उनमें अध्ययन की प्रवृत्ति का विकास करना, उनमें साहित्य के सर्जन की क्षमता विकसित करना। विशिष्ट उद्देश्य: विद्यार्थी के भाषिक तत्वों, उच्चारण, शब्द प्रयोग, शब्द रचना, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, लिंग, वचन, काल आदि का ज्ञान कराना। पाठ के अंतर्गत प्रमुख तथ्यों, भावों, विचारों का बोध करवाना। विद्यार्थी में अर्थ की क्षमता पैदा करना। प्रमुख भावों विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता उत्पन्न करना। सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंतर्गत पोस्टर, चित्र, मॉडल, नक्शा, चार्ट आदि को पाठ की आवश्यकता के अनुरूप लिया जा सकता है। चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, पुस्तक आदि सामान्य सहायक सामग्री के रूप में प्रतिदिन काम में आता है। पूर्व ज्ञान।
छात्रों को पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञान स्मरण कराना तथा पूर्व ज्ञान से विषय वस्तु को जोड़ते हुए पाठ का प्रस्तुतिकरण होता है। प्रस्तावना प्रत्येक पाठ का आवश्यक अंग होती है। प्रस्तावना इसकी सफलता पर अध्यापक की सफलता निर्भर करती है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्र छात्राओं को विषय के प्रति आकर्षित करना होता है तथा पाठ के प्रति उनमें जिज्ञासा एवं उत्सुकता उत्पन्न करना होता है। प्रस्तावना में विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का उपयोग किया जाता है। प्रस्तावना की निम्नलिखित विधियाँ होती है। प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर प्रणाली लेखक के परिचय द्वारा, रोचक घटन के वर्णन द्वारा, प्रसंग कहानी द्वारा, शिक्षोपकरणों की सहायता से, पूर्व कथन द्वारा या पठित अंशों पर आधारित प्रश्नों द्वारा। उद्देश्य कथन प्रस्तावना का अंतिम वाक्य उद्देश्य कथन है। उद्देश्य कथन से जुड़ा हुआ रहता है। उद्देश्य कथन की भाषा सरल, आकर्षक, प्रभावपूर्ण तथा संक्षेप होनी चाहिए। इसके बाद पाठ का प्रस्तुतिकरण प्रारंभ हो जाता है। प्रस्तुतिकरण प्रस्तावना के पश्चात पढ़ाए जाने वाली पाठ्यांश को प्रस्तुत किया जाता है। आदर्श पाठ शिक्षक द्वारा पाठ का आदर्श वाचन किया जाता है। उचित आरोह अवरोह, गति यति नियमों का ध्यान रखते हुए शुद्ध व स्पष्ट शैली में शिक्षक आदर्श वाचन करता है। अनुकरण पाठ विद्यार्थियों द्वारा सस्वर पाठ करना अनुकरण पाठ कहलाता है। अनुकरण वाचन के द्वारा छात्र छात्राओं में शुद्ध उच्चारण का समावेश होता है। वे अर्थ ग्रहण करते हुए उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकेंगे। भाषा, कार्य, व्याख्या एवं विचार विश्लेषण भाषा के सोपान के अंतर्गत शब्दों के अर्थ बताना, शब्दों के प्रयोग बताना, उच्चारण का प्रशिक्षण देना, अर्थ एवं भावार्थ बताना, विचार विश्लेषण करना, समीक्षात्मक टिप्पणी देना, भाषा तत्व एवं सौंदर्य बोध को प्रकट करना आदि आते हैं। इसमें शिक्षक द्वारा प्रश्नोत्तरी प्रणाली से उपयुक्त संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सोपानों के दो भाग होते हैं। भाषा कार्य बोध, विषय सामग्री बोध। मौन वाचन व्याख्या विचार विश्लेषण के पश्चात बालकों को मौन वाचन कराया जाता है। मौन वाचन के द्वारा बालकों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास होता है। वे स्वयं भाव ग्रहण करने तथा विचार विश्लेषण करने की कला में दक्ष हो जाते हैं। बोध प्रश्न छात्रों की योग्यता ग्रहणशीलता को जानने के लिए शिक्षक 3-4 प्रश्न पूछता है। इसमें मूल भाव या केंद्रीय भाव ग्रहण संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। पुनरावृत्ति पाठ शिक्षण के पश्चात संपूर्ण पाठ पर आधारित प्रश्न पूछकर बालकों के वस्तुबोध तथा अर्जित भाषा ज्ञान संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। यह प्रश्न पाठ विकास के समय पूछे जाने वाले प्रश्नों से पृथक होते हैं। वस्तुनिष्ठ एवं संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। संपट कार्य शिक्षक पाठ विकास के साथ साथ संपट पर शब्दों, वाक्यों के अर्थ, उनके प्रयोग आदि संपट पर अंकित करता चलता है। वह विशेष बिंदु, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग आदि के शब्दों को तथा उनका विश्लेषण भी प्रस्तुत करता है। विद्यार्थी अपने उत्तर पुस्तिका में लिखते चलते हैं। इस प्रकार पठित विषय की पुनरावृत्ति हो जाती है। गृह कार्य बाद में थोड़ा पढ़ेंगे। गृह कार्य पढ़ाए गए पाठ के ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए विद्यार्थियों को घर पर करने के लिए पाठ का कार्य दिया जाता है। इसमें सारांश, भावों की अभिव्यक्ति, शब्द रचना, उनके प्रयोग आदि से संबंधित प्रश्न दिए जाते हैं। पाठ से संबंधित सहायक पुस्तकों का पठन व लेखन भी दिया जा सकता है। नियमित रूप से गृह कार्य की जांच की जानी चाहिए ताकि विद्यार्थी की स्थिति पता लगती रहे।
पद्य शिक्षण उपागम लय, यति, गति के नियमों से बंधी हुई रचना को छंद कहते हैं, अर्थात पद्य कहते हैं। किसी रचना को गुनगुनाया जा सके वही पद्य है। कविता में स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव होते हैं। शैक्षिक स्तर की दृष्टि से कविता चयन प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए विद्यार्थियों की योग्यानुसार 3 स्तर माने जाते हैं, जिनके आधार पर कविताओं का चयन करते हैं। प्राथमिक स्तर शिशु गति तथा छंदोबद्ध कविता प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए शिशु गीत तथा छंद युक्त कविताएं उपयुक्त करती है। छंदबद्ध तथा गीतात्मक कविताओं को बच्चे रुचि के साथ पढ़ते हैं। तुक तथा लय युक्त कविताएं बच्चों को कंठस्थ हो जाती है। उन्हें विद्यालय में तथा घर पर सुनाते रहते हैं। माध्यमिक स्तर वर्ण प्रधान कविताएं पढ़ी जाती है। उच्च माध्यमिक में भावात्मक एवं साहित्यिक सौंदर्य कविताएं। माध्यमिक में वर्ण प्रधान और उच्च माध्यमिक में भावात्मक साहित्यिक सौंदर्य की कविताएं। कविता शिक्षण की विधियां गीत प्रणाली, नाट्य प्रणाली, प्रश्नोत्तरी प्रणाली, शब्दार्थ कथन प्रणाली, व्याख्या प्रणाली, उपभेद, व्यास प्रणाली, तुलना प्रणाली, समीक्षा प्रणाली। व्याख्या प्रणाली के 3 उपभेद है: व्यास प्रणाली, तुलना प्रणाली, समीक्षा प्रणाली। कविता शिक्षण के सोपान विशिष्ट उद्देश्य बच्चों को पढ़ाई जाने वाली कविता का भाव तथा विचार ग्रहण करना, उन्हें भाषा शैली तथा शिल्पगत विशेषताओं से परिचित कराना, प्रस्तुत कविता की समीक्षा कर सकने की क्षमता व कौशल उत्पन्न करना, प्रस्तुत कविता की रस एवं सौंदर्य अनुभूति कराना, पूर्व ज्ञान प्रसंगानुकूल बालकों के ज्ञात तथ्यों, भावों तथा विचारों का उल्लेख करना, प्रस्तावना उचित लय एवं छंद के अनुसार शिक्षक द्वारा स्वर और पाठ के द्वारा प्रस्तावना रखी जा सकती है। उन्हें पढ़ते समय रस तथा भाव का भी ध्यान रखा जाए। पूर्व घटना तथा कथा के प्रसंगों की पृष्ठभूमि बता दी जाए। कविता के अनुरूप कक्षा में वातावरण की उपस्थिति कराना। कवि के जीवन परिचय के द्वारा भी प्रस्तावना रखी जा सकती है। आदर्श पाठ ये कविता शिक्षण का प्रथम सोपान है। यदि प्रस्तावना आदर्श पाठ से नहीं की गई है तो शिक्षक द्वारा आदर्श पाठ किया जाएगा। उचित गति, यति, आरोह अवरोह, तुक, छंद, रस आदि को ध्यान में रखते हुए आदर्श पाठ प्रस्तुत करना होगा। केंद्रीय भाव ग्रहण विद्यार्थियों ने कविता के मुख्य भाव, विषय आदि को कितना समझा है, इसकी जांच के लिए अध्यापक द्वारा कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। व्याख्या और सौंदर्य अनुभूति छात्र को पाठ से जोड़ने तथा क्रियाशील बनाए रखने के लिए उनसे भावों तथा सूक्ष्म अनुभूतियों को स्पष्ट करने वाले तथा रसानुभूति करने वाले तथा योग्य प्रश्न पूछे जाने चाहिए। विद्यार्थियों को भाव, भाषा तथा विचार तीनों का बोध हो जाता है। आदर्श पाठ इसके उपरांत शिक्षक को पुनः आदर्श पाठ करना चाहिए। लय सहित छंद के अनुसार स्वर के आरोह अवरोह के साथ भावयुक्त कविता पाठ करना चाहिए। अनुकरण पाठ आदर्श पाठ के बाद विद्यार्थियों से भावपूर्ण स्वर पाठ कराना चाहिए, जिससे उनमें यति, गति, आरोह अवरोह, छंद, रस आदि की भाव भंगिमाओं के साथ काव्य पाठ करने का अभ्यास हो सके। इससे वाचन संबंधी उनके दोष भी दूर हो सकेंगे। पुनरावृत्ति तथा अनुभूति परीक्षा पठित विषय से प्राप्त जानकारी का ज्ञान करने के लिए तथा बालकों को पूर्ण कविता के
भावों, रसों, छंदों, भाषा तत्वों से परिचित कराने हेतु पाठ की पुनरावृत्ति की जाती है। प्रश्न, अभ्यास, कथनों आदि के माध्यम से अनुभूति परीक्षा ले सकते हैं। गृह कार्य, कक्षा के अलावा घर जाकर भी बालक कविता को पढ़ करके भाव तथा विचार ग्रहण कर सके इसके लिए गृह कार्य देना आवश्यक है। इससे बालक को अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिलता है। नाटक उपागम, नाट शब्द उत्पत्ति नट धातु से हुई है, जिसका अर्थ है अभिनय। आधुनिक नाटकों की उत्पत्ति नटों द्वारा किए गए अभिनय में दिखाई देती है। संस्कृत के आदि काव्य वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में नाटक का उल्लेख मिलता है। आचार्य वर्तमान किसी भी अनुकरण की अवस्था को नाटक स्वीकारते हैं। 19वीं शताब्दी की प्रारंभ में महाराजा विश्वासनाथ द्वारा रचित नाटक आनंद रघुनंदन हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। आनंद रघुनंदन हिंदी का प्रथम नाटक है। हिंदी नाटक के तत्व, कथा वस्तु, पात्र, चरित्र चित्रण, कथोपकथन अथवा समाज शैली, देश काल एवं वातावरण, अभिनय एवं रंगमंच, उद्देश्य, नाटक शिक्षण की प्रणालियाँ अथवा विधियाँ, आदर्श नाट्य प्रणाली, अभिनय प्रणाली, रंगमंचीय अभिनय प्रणाली, कक्षा अभिनय प्रणाली, व्याख्या प्रणाली, नाटक शिक्षण के सोपान, विशिष्ट उद्देश्य, विद्यार्थी नाटक के भाव तथा विचार आदि को ग्रहण कर सकेंगे। विद्यार्थी संवादों के द्वारा अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। पात्रों के चरित्रों से उनके व्यवहार का पता लगा सकेंगे। विद्यार्थी अभिनय तथा रंगमंच की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। प्रस्तावना द्वारा छात्रों का ध्यान प्रसंग की ओर आकर्षित करना होता है। नाटक तथा नाटककार का संक्षिप्त परिचय पर आधारित कुछ प्रश्नों से प्रस्तावना शुरू की जा सकती है। प्रस्तुतिकरण, पाठ का उल्लेख करते हुए अगले सोपान पर बढ़ना। आदर्श पाठ, शिक्षक द्वारा उचित वाचिक अभिनय अथवा सात्विक अभिनय वाचन करना। केंद्रीय भावग्रहण, पठित अंश पर आधारित 2-3 प्रश्नों के द्वारा बालकों द्वारा ग्रहण की गई पाठ की विषय वस्तु की जांच करना। व्याख्या, अध्यापक उपयुक्त प्रश्नों के द्वारा पठित अंश का भावार्थ, चरित्र चित्रण, भावात्मक स्थलों की व्याख्या, वार्तालाप एवं कथन संबंधी विशेषताओं पर प्रकाश डालना। मानवीय शब्दों पर आधारित गुणों, प्रेम, दया, करुणा, सद्भाव आदि को प्रस्तुत करना। पाठाभिनय, कक्षा में छात्र छात्राओं द्वारा पूरे पाठ का वाचिक अभिनय प्रस्तुत करना। शिक्षक अपने निर्देशन में छात्रों के उचित हावभाव तथा चेष्टाओं की परख करे तथा निर्देश भी दे। छात्रों को निर्भीकता के साथ संवाद प्रस्तुत करने के लिए अवसर प्रदान करें। उनकी प्रतिभा को निखारने का प्रयत्न करें। पुनरावृत्ति, पठित अंश पर कथा वस्तु, संवाद, योजना, चरित्र चित्रण संबंधी प्रश्न पूछे जाएं। गृह कार्य, कुछ प्रश्न विचार घर पर भी गृह कार्य के रूप में देने चाहिए। कहानी शिक्षण उपागम, अपने मनोभावों को प्रकट करने वाली कथात्मक गद्य रचना को कहानी कहा जाता है। कहानी को एक ही बैठक में पढ़ा जा सकता है। कहानी का क्लेवर छोटा होते हुए भी उसमें व्यक्ति के संपूर्ण चरित्र को जाना जा सकता है। प्रेमचंद के अनुसार कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सभी उसी भाव को पुष्ट करते हैं। कहानी वह ऐसा रमणीय उद्यान नहीं है जिसमें भांति भांति के फूल बेल बूटे सजे हुए हैं, बल्कि वह एक ऐसा गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुचित रूप से दृष्टिगोचर होता है।
इस प्रकार कहानी लघु गद्य रचना है जिसमें मानव जीवन का एक पक्ष उद्घाटित होता है। उपन्यास की तरह संपूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति कहानी में नहीं हो पाती। हिंदी कहानी का विकास 20वीं शताब्दी में माना जाता है। जून 1900 में सरस्वती पत्रिका में हिंदी की सर्वप्रथम आधुनिक कहानी इंदुमती प्रकाशित हुई। हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा था? वो आनंद वाला था, आनंद करके। और हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है 1900 में सन 1911 में जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम प्रकाशित हुई। इंदुमती किसकी थी? कुछ पता नहीं है। जयशंकर की ग्राम में कहानी शिक्षण तथा पाठ्य योजना। उद्देश्य कहानी शिक्षण का क्या उद्देश्य है? विद्यार्थियों द्वारा कहानी सुनकर कथा वस्तु ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना, कहानी में निहित प्रमुख घटनाओं तथ्यों का उल्लेख करना, बालकों में कहानी कहने की योग्यता का विकास करना, प्रस्तावना प्रसंगानुकूल प्रश्नों के द्वारा अथवा किसी कथन के द्वारा छात्रों को पढ़ाई जाने वाली कहानी को सुनने के लिए आकर्षित करना, छोटी कक्षाओं में चित्रों द्वारा प्रस्तावना कराई जा सकती है। प्रस्तुतिकरण इस सोपान के अंतर्गत शिक्षक को कहानी सुनानी होती है। कहानी खंडों में विभक्त कर प्रश्न पूछकर कहानी के सूत्रों को आगे बढ़ाना। विद्यार्थियों द्वारा कहानी वर्णन एक अच्छे विद्यार्थी से पूरी कहानी सुनी जाए, फिर अन्य दो एक बालकों से कहानी सुनी जाए। इससे बालकों का संकोच दूर होगा, उनकी मौखिक भाव प्रकाश क्षमता बढ़ेगी। पुनरावृत्ति पूरी कहानी पर आधारित मूल्यांकन पूछ जाए। कहानी के प्रमुख कथा सूत्रों, चरित्रों, घटनाओं पर छात्रों से प्रकाश डलवाया जाए। गृह कार्य कहानी को स्मृति में स्थायी रखने हेतु गृह कार्य दिया जाए। बालकों में इससे कहानी के मूल विचार को समझने में मदद मिलेगी तथा कहानी पढ़ने व कहने का अभ्यास कर सकेंगे। रचना शिक्षण उपागम। रचना का शाब्दिक अर्थ है सृजना अथवा संवारना। किसी भी माध्यम से भावनाओं और विचारों के कलात्मक एवं अपने भावों तथा विचारों को शब्द समूह के रूप में सजाने अथवा संवारने को रचना कहते हैं। भाषा के अंतर्गत रचना शब्द का प्रयोग दो रूपों में होता है, संज्ञा रूप में और क्रिया रूप में। संज्ञा रूप में गद्य और पद्य के रूप में प्रस्तुत रचना, क्रिया रूप में भाव, विचार और अनुभवों को शब्दों के समूह में व्यवस्थित करने, सजाने या संवारने की रचना कहते हैं। रचना के रूप मौखिक रूप, लिखित रूप। मौखिक रूप वार्तालाप, सस्वर वाचन, कहानी, चुटकुले, कथन, कविता, पाठ, प्रश्नोत्तर, आदेश, निर्देश, वर्णन, भाषण, प्रवचन और वाद विवाद, ये सभी किसके हैं? मौखिक के। इसमें बोलना पड़ता है। अब लिखित में वाक्य निर्माण, प्रश्नोत्तर, संवाद, सारांश लेखन, रूपलेखा, वर्णन, विवरण, कहानी पत्र, निबंध, संस्मरण, जीवनी, एकांकी और नाटक। शब्द शिक्षण। रचना शिक्षण उपागम द्वारा शब्द शिक्षण का यथेष्ट अवसर मिलता है। रचना शिक्षण वस्तुत अर्जित शब्द ज्ञान के प्रयोगात्मक अभ्यास का उपागम है। मौखिक रचना के लिए तैयारी कराते समय शिक्षार्थियों को उपयुक्त शब्दावली के प्रयोग के लिए कहा जाता है। किसी एक प्रकरण पर बोलते समय उपयुक्त और अनुपयुक्त शब्दों की पहचान कराई जा सकती है। विभिन्न प्रकार की मौखिक स्थितियाँ, वर्णन, भाषण, वाद विवाद, विचार गोष्ठी आदि की दृष्टि से उपयुक्त सूची तैयार की जा सकती है और उनके प्रयोग के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। इन अवसरों पर प्रयुक्त संबोधनों, शिष्टाचारों तथा समारोहों संबंधी औपचारिक शब्दों के लिए भी उचित परामर्श देना चाहिए।
लिखित रचना के विभिन्न रूपों व्याख्या, सार, संक्षेपण, प्रलंबन, निबंध, कहानी आदि लेखन के लिए भी उपयुक्त शब्दावली के प्रयोग पर बल देना चाहिए। इससे शब्द भंडार तो बढ़ता ही है, साथ ही प्रसंगानुकूल उचित शब्द के प्रयोग की दक्षता भी बढ़ती है। लिखित रचना में किसी वर्णन या कहानी का रूपांतरण भी शब्द शिक्षण के लिए उपयोगी प्रक्रिया है। एक वचन में प्रस्तुत कथन को बहुवचन में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में, उत्तम पुरुष से अन्य पुरुष अथवा अन्य पुरुष से उत्तम पुरुष में रूपांतरित कराया जा सकता है। इससे शब्द के रूप परिवर्तन की क्षमता बढ़ती है। वाक्य शिक्षण, रचना शिक्षण उपागम द्वारा वाक्य शिक्षण में यथेष्ट सहायता मिलती है। मौखिक और लिखित रचना में हमारा ध्यान विशेष सामग्री और उसके संयोजन पर अधिक रहता है। व्याकरण शिक्षण उपागम, व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति व्याकृत धातु प्लस ल्युट प्रत्यय से होती है। इसका अर्थ होता है व्याक्रियन्ते शब्दायन, अर्थात जिसके द्वारा अर्थ स्वरूप से शब्द सिद्धि हो। पतंजलि महाभाष्य में व्याकरण को शब्दानुशासन कहा जाता है। भाषा को नियमों में बांधकर उसके स्वरूप को निर्धारित करने का काम व्याकरण का ही है, ताकि भाषा में सार्थक अभिव्यक्ति हो सके। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षा में व्याकरण शिक्षण की रूपरेखा में वाक्य संरचना, शब्द रचना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव, शब्दार्थ, विचार, रस, छंद, अलंकार, संधि एवं समास पढ़ाए जाते हैं। व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य, छात्र छात्राओं को ध्वनि समूह, ध्वनियों के प्रकार एवं अंतर की जानकारी प्रदान करना, विद्यार्थी में वर्ण, शब्द, वाक्य आदि के विश्लेषण की क्षमता उत्पन्न करना, उन्हें रस, छंद, अलंकार आदि ज्ञान कराना, छात्रों को शुद्ध वर्तनी, शुद्ध उच्चारण की शिक्षा देना, छात्रों को लोकोक्ति, मुहावरे, सूक्तियों के प्रसंगानुकूल अर्थबोध कराना, छात्रों को शुद्ध भाषा के प्रयोग पर जोर देना। शिक्षण विधि की, व्याकरण शिक्षण की विधियाँ, ठीक है। निगमन प्रणाली, सूत्र प्रणाली, पाठ्यपुस्तक प्रणाली, आगमन प्रणाली, प्रयोग प्रणाली, सहयोग प्रणाली। व्याकरण शिक्षण के सोपान, विशिष्ट उद्देश्य, बालकों को भाषा तत्वों का ज्ञान कराना, शुद्ध उच्चारण तथा शुद्ध वर्तनी के लिए प्रेरित करना, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य आदि के प्रकारों, रूपों आदि का विश्लेषण करना, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, समुच्चय, विस्मयादि बोधक क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अवयवों की जानकारी प्रदान करना, मुहावरों, लोकोक्तियों, अलंकारों आदि का प्रयोग बताना। प्रस्तावना, उपयुक्त उदाहरणों तथा उन पर आधारित प्रश्नों के द्वारा प्रस्तावना रखी जाती है। प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुत पाठ का उल्लेख करना तथा छात्रों को अध्ययन हेतु तैयार करना। उदाहरण, पाठ से संबंधित प्रयुक्त पाठ से संबंधित प्रस्तावना, उपयुक्त उदाहरणों तथा उन पर आधारित प्रश्नों के द्वारा प्रस्तावना रखी जाती है। प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुत पाठ का उल्लेख करना तथा छात्रों को अध्ययन हेतु तैयार करना। उदाहरण, पाठ से संबंधित उपयुक्त उदाहरण देकर पाठ का विकास करना। तुलना, व्याख्या, उदाहरण पर आधारित ऐसे प्रश्नों को प्रस्तुत करना जिनसे समान लक्षण तथा विशेषण का पता लग सके, विशेषण में विशेषता को पता लग सके। नियमीकरण तथा निष्कर्ष, उपयुक्त तुलना तथा व्याख्या द्वारा छात्रों से नियमित तथा परिभाषा, नियम तथा परिभाषा निकलाई जाती है। प्रयोग एवं अभ्यास, नियम अथवा परिभाषा के आधार पर विविध प्रयोग एवं अभ्यास किए जाते हैं। इनसे विद्यार्थियों के प्राप्त ज्ञान का पता लग सकेगा। पाठ ससर्ग उपागम, शब्द शिक्षण, शब्द शिक्षण की दृष्टि से पाठ ससर्ग उपागम का प्रयोग विशेष उपयोगी है, क्योंकि
पाठ पढ़ाते समय स्वाभाविक रूप से शब्द शिक्षण के अवसर मिलते हैं। सामान्यतः शब्द शिक्षण सभी विधाओं के पाठों में संभव है, किंतु इसका सबसे अधिक अवसर गद्य विशेषतः निबंध शिक्षण में मिलता है। साहित्य की अन्य विधाओं कविता, कहानी, नाटक, जीवनी आदि के शिक्षण में साहित्यिक सौंदर्य, तत्व के बोध, रसास्वादन, चरित्र चित्रण तथा कथानक की ओर अधिक ध्यान रहता है। इस कारण भाषा कार्य के लिए सहज रूप में अवसर नहीं मिलता है, किंतु निबंधात्मक पाठों में विषय वस्तु के बोध का जितना महत्व है उतना ही महत्व भाषा कार्य का भी है। भाषिक कार्यों में भी शब्द शिक्षण और शब्द भंडार वृद्धि ही अधिक प्रमुख है। शब्द ज्ञान के अंतर्गत पाठ में आए हुए कठिन और अपरिचित शब्दों का केवल अर्थ बता देना ही अभिष्ट नहीं, अपितु उनके आधार पर अधिकाधिक शब्दों का ज्ञान कराना, शब्द रचना की प्रक्रिया से अवगत करना, विभिन्न स्थितियों में शब्द का सही प्रयोग आदि भी उपेक्षित है। इनसे शब्द भंडार में अपने आप वृद्धि होती है। पाठ शिक्षण उपागम के अंतर्गत शब्द शिक्षण की अनेक युक्तियाँ अपनाई जा सकती है। शब्द के अर्थ बोध द्वारा शब्द शिक्षण, शब्द रचना द्वारा शब्द शिक्षण, विशिष्ट शब्द प्रयोगों के ज्ञान द्वारा शिक्षण, अर्थबोध द्वारा। पाठ शिक्षण के समय पर्यायवाची, अनेकार्थी, विलोमार्थी, रूढ़ार्थी, प्रतीकात्मक और परिभाषित शब्दों को पाठ में यथा प्रसंग बताकर शब्दार्थ बोध कराया जा सकता है। शब्द रचना द्वारा, शब्द रचना द्वारा ज्ञान, शब्दार्थ और शब्द भंडार वृद्धि दोनों में सहायक होता है। शब्द रचना 3 प्रकार से होती है: उपसर्ग लगाकर, प्रत्यय लगाकर, समास लगाकर। विशिष्ट शब्द प्रयोगों का ज्ञान। पाठ में यदि लक्षक और व्यंजक शब्द आए हो तो उनके लक्ष्यार्थ और व्यंजक अर्थ को स्पष्ट करना चाहिए। वाक्य शिक्षण। निबंधात्मक पाठों में शिक्षण में वाक्य शिक्षण का यथेष्ट अवसर मिलता है, अतः इस दृष्टि से पाठ सशर्त उपागम का विशेष महत्व है। निबंध में भाषा का उत्कृष्ट, प्रांजल और ललित रूप पाया जाता है। मुहावरों तथा लोकोक्तियों का अर्थ भी गद्य या पद्य शिक्षण पढ़ाते समय स्पष्ट करना चाहिए। विशेष निष्कर्ष। पाठ को पढ़ाते समय साथ साथ ही अध्यापक को व्याकरण का ज्ञान देना ही पाठ शास्त्र का उपागम है। ये एक उत्तम उपागम है। इसमें बच्चे को दोहरा लाभ होता है। छात्र पाठ भी सीखता है और व्याकरण भी। डॉक्टर राम शुक्ल पांडे के अनुसार हिंदी शिक्षण पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ 296 विधि की अपेक्षा उपागम शब्द कहना अधिक उचित है और विधियों का विस्तृत रूप ही उपागम है। और उन्होंने मुख्य रूप से हिंदी शिक्षण के 3 उपागम माने हैं: अनुवाद विधि या अनुवाद उपागम, प्रत्यक्ष विधि या प्रत्यक्ष उपागम और संरचनात्मक विधि उपागम। मौखिक कार्य पर अधिक बल। प्रश्न: संरचनात्मक उपागम का अन्य नाम है? संरचना का नाम है वाक्य। वाक्य गठन उपागम। बलोम के उपागम में अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में सम्मिलित पद है। व्यवहार परिवर्तन। सूक्ष्म शिक्षण उपागम का उद्देश्य लक्ष्य होता है शिक्षक शिक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन करना। परिवेक्षित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है। कलात्मक प्रयोजन सोपान नहीं। कौन कौन से सोपान है? अध्ययन कार्य आवंटन, अध्ययन हेतु निर्देश, विद्यार्थियों द्वारा स्वाध्याय एवं शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन। देखो और लेखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं। निबंध रचना में संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है? पाठ पदार्थ में प्रसंग वंश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर।
कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए जिनके उत्तर विभिन्न हो। कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा को कहानियाँ रचना में मदद करती है। कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को कहानियाँ रचने में मदद करती है। गद्य रचना को पद्य में रूपांतरित करना, पद्य को गद्य में रूपांतरित करना भाषाई संरचनाओं पर अधिकार में मदद करता है। नाटक और एकांकी पढ़ने पढ़ाने के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। संवाद अदायगी कक्षा 6 में कविता शिक्षण के दौरान भिन्न भिन्न भावभूमि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है छात्र की उदात्त भावनाओं का संवर्धन एवं रसानुभूति। कविता शिक्षण का प्रमुख अंग है भावबोध। वह कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में नहीं होता है, तो मौन वाचन पद्य में नहीं होता है। कहानी शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है कल्पना शक्ति का विकास करना। कहानी का मतलब है कल्पना शक्ति। किस मुख्य तकनीकी में रेखीय नाटक उपागम के माध्यम से शिक्षक पाठ क्रिया को रोके बिना कौशल शिक्षण को सुगम बनाता है। साइड कोचिंग। व्याकरण से जुड़े शिक्षण उद्देश्य बताइए। ज्ञान, बोध और प्रयोग। छात्रों के वर्तनजन्य दोषों के निराकरण का उपयोग उपागम है। उपचारात्मक शिक्षण। किस विधा के शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे? निबंध को। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने में सहायक होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने में सहायक होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि तो वो है आगमन विधि। व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि है आगमन विधि। हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है प्रश्न पूछना, अपनी बात कहने का अवसर देना। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है साहित्यिक विधाओं से परिचित और व्याकरणिक नियम सिखाना। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है विभिन्न स्थितियों में मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करने की कुशलता का विकास। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो वो हिंदी के व्याकरण नियमों को कंठस्थ करना। कंठस्थ करना नहीं है भाई, कंठस्थ कुछ भी नहीं करना, समझना है सब कुछ। कहानी, कविता, गीता और नाटकों के माध्यम से बच्चे अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। प्राथमिक स्तर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है अपनी बातों को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है सुनी की बातों का ज्यों का त्यों दोहराना, रट काटना नहीं है। प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए क्योंकि इसी भाषा में ही बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य वर्णमाला को क्रम से याद करना, दूसरों की बातों को धैर्य से सुनना, सुनी हुई बातों पर टिप्पणी करना। पाठ्यपुस्तक के अंत में दिए गए सभी अभ्यासों को पूरा करना। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य दूसरों की बातों को धैर्यपूर्वक सुनना और सुनी की बातों पर टिप्पणी देना। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य है निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल। उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो वह कठिन शब्दों के अर्थ पूछना। स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता,
कौशल और सोच विकसित करना भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। प्रक्रिया उन्मुख नाटक उपागम की किस तकनीकी में प्रतिभागी विश्वसनीय और यथार्थवादी पात्रों का निर्माण करते हैं जिनका पात्र में निस्वार्थ होता है, तो वो है रोल प्ले। भाषण व प्रक्रिया जो दर्शाती है कि संदेश को कैसे संप्रेषित करने की आवश्यकता है। किसमें अनुभवों पर कल्पनात्मक परिवर्तन और विमर्श शामिल है, जिससे छात्रों को अपने मन को विचारों को क्रियान्वित करने की क्षमता का विस्तार करने में मदद मिलती है, तो वो है नाटक। व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें छात्र उदाहरण से नियम की ओर आगे बढ़े।